स्कर्ट और जीन्स तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ कोई सूट पहनना भी पसंद नहीं करता था। सब साड़ी ही पहनते थे। यहाँ तक कि बहुओं पर भी साड़ी के अलावा कुछ भी पहनने पर पाबंदी थी। भाभी, आप तो बड़ी बहू हो, आपकी शादी को तो 5 साल हो गए, आप भी सूट नहीं पहन सकती क्या? यहाँ की बात तो पूछो ही मत। तुम्हें साड़ी मुसीबत लगती है? मैंने तो पर्दा भी किया है। हैं, पर्दा? ये भी होता है आजकल के जमाने में? अरे तुम दोनों तो नई नहीं हो ना, तुम्हें कुछ झेलना नहीं पड़ता। सोनाली जो बिल्कुल ही नई थी, ये सुनकर डर सी गई। दीदी, मेरी शादी तो अभी हुई है, मुझे लगा अभी कुछ दिन ही साड़ी पहनना है। मुझे ऐसी जिंदगी भर ये पहनना पड़ेगा? क्यों, तुम कोई अनोखी हो? तुम भी इस घर की बहू हो ना, तुम्हें भी वही सब करना होगा जो हम कर रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अपने मायके में तो स्कर्ट और जीन्स पहनती थी, हमने अपनी भाभी को भी कुछ भी पहनने से नहीं रोका। यहाँ जीन्स और स्कर्ट छोड़ो, सूट भी नहीं पहन सकते। तीनों यही बातें कर रही थी कि तभी ससुर के आने की आवाज आती है। गीता और सरिता तो अंदर चली जाती है, पर सोनाली वहीं रहती है। ड्राइंग रूम में बैठी उसकी सास प्रतिमा उसे घूरने लगती है। सोनाली को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। फिर गीता आती है और उसकी साड़ी से उसका सर नाक ढक देती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। अरे क्या हुआ? मुझे इसे क्यों खींच कर ले आई? और ये साड़ी यहाँ तक क्यों कर दी? मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। वो बड़बड़ करती हुई अपने सर से पूरी साड़ी हटा देती है। तुम ना मरवाओगी किसी दिन, तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आएंगे। अरे पर हुआ क्या? हुआ क्या मतलब? कुछ दिन पर्दा भी करना पड़ेगा तुम्हें। है? पर्दा क्यों? अरे भाई, अभी नहीं हो, अभी तो सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सोनाली बहुत ही टेंशन में आ जाती है। वो बड़बड़ करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, भैया मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं कल बात करूंगी सास से इस बारे में। दिन बीत जाता है और सोनाली को सारी रात इस टेंशन में नींद नहीं आती कि वो कल सास को कैसे मनाएगी। अगला दिन होता है। सोनाली अपनी सास से बात करने की हिम्मत करती है और घुमा फिरा कर बात चालू करती है। माँ जी, आप इस उम्र में भी ऐसे कपड़े पहनती है? ये साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट कितनी मुश्किल होती होगी ना? नहीं तो बहू, इतना साल हो गए, आप कोई दिक्कत नहीं होती। सोनाली को समझ में नहीं आता कि अब क्या कहे। वो चुप हो जाती है। तुम ये सब छोड़ो और नाश्ते की प्लेट्स बाहर लेकर जाओ। सोनाली चुपचाप प्लेट्स उठाती है और बाहर जाने लगती है। तभी ससुर खांसते हुए किचन की तरफ आते हैं। सोनाली का सर नहीं ढका हुआ था तो प्रतिमा उसे घूरने लगती है। डर के मारे उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट्स छूट जाती हैं। ओहो, ये क्या किया? सब गिरा दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। साड़ी पहनो, सर ढको, उस पर इतना सारा काम करो। अच्छा, अलग ही अनोखी आई हो ना तुम लोग, जो काम नहीं हो रहा हमने भी किया और कर रहे हैं ना। सालों से साड़ी पहन रहे, घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, हमने तो कभी सामान नहीं गिराया। ये सब सुनकर सोनाली कमरे में जाकर रोने लगती है। ये देखकर प्रतिमा, गीता और सरिता तीनों उसके कमरे में आती हैं। रोने की कोई बात नहीं है सोनाली, आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कैसी सच्चाई? बेटा, मुझे खुद भी ना बहुत मन करता है सूट पहनूं, साड़ी में ना बहुत उलझन होती है, और तुम तीनों को मैं सब कुछ पहनने को कह दूं, पर क्या माँ जी? पर ये कि माँ जी को कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी है ना, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सोनाली हक्की बक्की रह जाती है। पर क्यों? आपकी तो सास भी नहीं है, फिर भी? हाँ, पर मेरी सास थी तो वो भी तो बहुत पर्दा करती थी। तुम्हारे ससुर ने मुझसे भी करवाया, मैंने हमेशा से साड़ी ही पहनी। पर माँ जी, अब तो कोई नहीं है ना, फिर? अब ये बोलते हैं कि साड़ी पहने रखा करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम सूट में घूमो। अच्छा माँ जी, मैं किसी बहाने पापा जी को मना लूं कि वो हम सबको सूट पहनने के लिए हाँ बोल दे, तो आपको चलेगा ना? अरे मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। अगर मैं सूट पर आ गई तो तुम लोगों को तो मैं जींस और स्कर्ट भी पहनने दूंगी। तो बस माँ जी, आप चिंता मत करिए, पापा जी खुद बोलेंगे आपको सूट पहनने के लिए। अगली सुबह सोनाली सबको कहती है कि सब अच्छी और बहुत सुंदर सी साड़ियाँ पहनकर तैयार हो जाएं। सब तैयार हो जाते हैं और ससुर जी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, सबने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी है। तीनों बहुएं और तुम्हारी सास तो आज कमाल लग रही है। चलो लाओ जल्दी सब नाश्ता दे दो। तभी किचन से प्रतिमा की आवाज आती है, लाई जी। नरेश को बैठे बैठे 1 घंटा हो जाता है, पर प्रतिमा या कोई और भी नाश्ता लेकर आता ही नहीं।
वो गुस्से में किचन की तरफ जाता है और देखता है कि सब एक दूसरे को साड़ी में सेफ्टी पिन लगाने में मदद कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? पापा जी, वो मम्मी जी ने बताया कि आपको पर्दा पसंद है, तो हम सब लोग ना साड़ी को सर से फिक्स कर रहे हैं, जिससे पल्लू सर से गिरे नहीं और आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। नरेश सकपका जाता है। ठीक है, ये सब लगता है नाश्ता खुद ही लेना पड़ेगा। वो गुस्से में कढ़ाई में चम्मच बजा बजा कर नाश्ता लेता है और बड़बड़ करता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सब हंसने लगते हैं। आज तो कमाल हो गया सोनाली, इतने सालों में इन्होंने पहली बार खुद से नाश्ता लिया है। माँ जी, आप बस देखते जाइए पापा जी धीरे धीरे कैसे बदलते हैं। नरेश कहता है कि कुछ दिन बाद उनके जान पहचान वाले आ रहे हैं, तो उन सबका खाना बनाना होगा। और हाँ, कोई भी बिना पर्दा मत आना उन लोगों के सामने। प्रतिमा तुम भी। सब उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। कुछ दिन बाद नरेश के मिलने वाले आते हैं। पहले गीता सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और लंबा सा घूंघट लेकर ड्राइंग रूम में जाती है। सबके प्लान के मुताबिक वो चाय की ट्रे लेकर कारपेट में अटक जाती है और सब गिरा देती है। मेहमान भी हड़बड़ा जाते हैं। अरे नरेश जी, क्या इतना लंबा घूंघट निकाल रखा है बहू ने? उसको दिखता कैसे है? पूरी चाय गिर गई। अरे चाय तो और बन जाएगी। थोड़ी देर में चाय वापस बन जाती है और सब अब खाने के टेबल पर आते हैं। नए नए पकवानों की खुशबू महक रही थी। अरे भाई, हमसे तो रुका नहीं जा रहा। वो प्लेट में खाना लेने लगते हैं तो प्रतिमा आ जाती है। उसने भी पर्दा किया हुआ था। सक्सेना जी उसको भी देखकर अजीब सा मुंह बना लेते हैं। प्रतिमा जब उनको दाल परोसने लगती है, उसकी पूरी साड़ी का पल्लू दाल में भीग जाता है और वो सब जगह दाल छिटक जाती है। अरे अरे क्या कर रही हो? साड़ी को दूर रखो ना, सर ढको। और अरे नरेश, तुम भी ना कमाल करते हो। इतनी लंबी साड़ी पहनती है भाभी, काम करना कितना मुश्किल होता होगा। अरे कोई मुश्किल नहीं होता, मेरी माँ भी तो करती थी। पहली की बात और थी, अब जमाना बदल गया है। अब देखो, मेरी बीवी भी सूट पहनती है। काम करने में कितनी आसानी होती है और जल्दी भी होता है। अच्छा, अपनी बहुओं से तो मिलवाओ। नरेश तीनों को आवाज लगाता है। तीनों लंबा सा घूंघट करके सामने खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, कैसे पहचानूं कौन सी कौन है? तीनों सक्सेना के पैर छूने आगे बढ़ती है और फिर से कारपेट में अटक कर तीनों एक के बाद एक सक्सेना पर गिरती है। गीता को तो चोट ही लग जाती है। भाई नरेश, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने बहुओं का और भाभी का? ना कोई काम ठीक से कर पाती है और चोट लग जाती है, सो अलग। फिर सक्सेना बहुओं को देने के लिए नेक निकालता है। धोखे से वो प्रतिमा को भी बहू समझ लेता है, क्योंकि उसने भी पर्दा कर रखा था। अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नाओ पूतो पलो। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रतिभा अपना पर्दा हटाती है। अरे भाई साहब, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तीनों बहुएं भी हंसने लगती है। सक्सेना को बहुत शर्मिंदगी होती है। नरेश, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और ना ही देखूंगा। आप सब जाइए और अच्छे से सूट पहन कर आइए। बाकी की बातें उसके बाद होगी। हाँ भाई जाओ, आज से सबको सब कुछ पहनने की आज़ादी है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी में इतनी दिक्कत होती है। फिर सब अच्छे से सूट पहन कर आती हैं। देखो नरेश, अब भी तुम्हारी बहुएं कितनी सुंदर और संस्कारी ही लग रही हैं। और भाभी जी के चेहरे पर तो देखो कितना सुकून है। जितना आरामदायक हमारा पहनावा होगा, हम उतना ही अच्छा फील करेंगे। जरूरी नहीं कि इज्जत को पहनावे से जोड़ा जाए। नरेश को ये बात आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और वो सबको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत दे देता है। शुभम अपने माँ बाप के साथ संतेरी गांव में रहता था। शुभम की एक सौतेली बहन भी थी, संध्या। भाई बहन में बड़ा प्रेम था, लेकिन ये बात शुभम की माँ को खलती थी, क्योंकि शुभम अपनी माँ का असली बेटा था और संध्या उसकी सौतेली बेटी। खैर, भाई बहन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अरे ओ कलमुही, कुछ घर का काम काज भी करेगी या फिर दिन भर अपने भाई के साथ घूमती रहेगी? सारी आदतें तो सीख ली हैं, बस घर के काम काज मत सीख। पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है ये। इसकी माँ तो चली गई इसे छोड़कर, अब मेरे सिर पर बैठी रहती है। क्या है माँ, दिन भर आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ ना, तो दिन भर ताने क्यों मारती रहती हो? मेरी क्या गलती है? अरे देख, अब कल मुही मुझसे जबान भी लड़ाएगी। आ जाने दे तेरे बाप को, करती हूँ तेरी शिकायत। हाँ हाँ तो कर देना, मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। तंग आ गई हूँ मैं तेरी जली कटी सुनकर। जब देखो दिन भर ताने मारती रहती हो। तभी शुभम बाहर से खेलकर लौटता है। अरे माँ, क्यों दीदी के पीछे पड़ी रहती हो? वो भी तो तेरी बेटी है ना, सौतेली हुई तो क्या हुआ? अरे सुन,
बस ये बात ध्यान रख, सौतेली बहन सौतेली होती है, जितनी जल्दी समझ जाएगा ना उतना अच्छा रहेगा। सौतेली बहन कभी सगी नहीं बन सकती, समझा? बात तू भी ना बस कुछ भी बोलती रहती है। माँ शुभम को एक थप्पड़ मारती है। शुभम रोता हुआ वहां से चला जाता है। शाम को शुभम के पिता जब घर लौटते हैं तब कुसुम संध्या की शिकायत की झड़ी लगा देती है। अच्छा सुनते हो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी लाडली संध्या। अब मेरा उसके साथ नहीं चलने वाला। हाँ अरे कुसुम, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? तो रोटी खाकर कोने में तो पड़ी रहती है। क्या कहो? कोने में पड़ी रहती है? अरे उसका बस चले ना तो मुझे ही घर से निकाल दे। वो तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो कब कल चली जाती यहाँ से। अरे चल गुस्सा थूक दे, सोचता हूँ कुछ। आखिर बेटी है मेरी, आज से थोड़ी ना उसे बाहर फेंक दूंगा। दूसरे दिन संध्या को देखने वाले घर पहुंचते हैं। पिताजी ये क्या है? मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे क्यों बात नहीं सुनती? एक तो तेरी माँ नहीं जीने दे रही और दूसरी और तू मेरा खून पी रही है। मैं आपका खून पी रही हूँ? माँ के जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? आपको पता था कि मैं अकेली रह सकती हूँ, लेकिन आप ही कह रहे थे नहीं माँ आएगी, मेरा ख्याल रखेगी। अब देख लिया ना कितना ख्याल रख रही है। अगर मैं आप लोगों पर बोझ हूँ तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। राम सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसा कैसे चली जाएगी हमें छोड़कर? तेरा बाप हूँ मैं, तेरा तो मैं ही ख्याल रखूंगा। शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन जाने के लिए दोबारा से मत कहना। शुभम ये बातें सुन रहा था। संध्या दीदी, तुम जाने की बात क्यों कर रही थी पिताजी से? माँ भले ही तुम्हें सौतेली बेटी कहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ हूँ ना। अरे तू तो है, लेकिन तू समझेगा नहीं। तेरी माँ मुझसे कितना नफरत करती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन उनकी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन तुम तो मेरी अच्छी बहन बन सकती हो ना दीदी। तुम मुझे इतना प्यार करती हो जितना शायद सगी बहन भी ना करती। पर माँ को शायद कभी ना कभी तो ये समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद बातें करते करते न जाने दोनों भाई बहन को कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो घर में हड़कंप मचा हुआ था। न शुभम का आता पता था और संध्या भी घर पर नहीं थी। घर में हाय तौबा मची हुई थी। रो रो कर कुसुम का बुरा हाल था। हाय रे, मेरा लाल कहाँ चला गया? अरे लगता है वो पापिनी कहीं लेकर चले गए उसे। हे भगवान, अब मेरे लाल से क्या वो भीख मंगवाएगी? मैं ना कहती ऐसी होती है सौतेली बहन। अरे सौतेली सौतीली होती है, वो सगी की जगह नहीं ले सकती। अरे चुप हो जा भगवान, कहीं गए होंगे दोनों भाई बहन, आ जाएंगे थोड़ी देर में। दुखी क्यों हो रही है? अब नहीं आएगा मेरा लाल, वो खा गई उल्टा मेरे बेटे को। अरे बेला फुसला कर ले गई मेरे बेटे को। अब शहर ले जाकर उसे भीख मंगवाएगी। अरे बदला ले रही है तुम्हारी बेटी मुझसे। अरे चुप हो जा, जानता हूँ मैं अपनी बेटी को। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उसके भाई को नुकसान हो। जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो हमें नहीं पता। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और पुलिस के पास जाने से क्या होगा? मेरा बेटा तो चला गया ना मेरे हाथ से। अरे ओ संध्या, जहाँ कहीं भी हो मेरी बात सुन ले, मेरा बेटा लौटा दे। अरे ओ कलमुही, लौटा दे मेरा बेटा। डायन कहीं की, पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। और बेचारा छोटा सा बच्चा ही तो है वो, और तुझे तो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता था। पता नहीं क्या होगा, किस हाल में होगा वो। अरे चुप हो जाओ बहन, घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा, परेशान मत हो। संध्या समझदार है, कहीं आस पास ही गए होंगे, लौट आएंगे थोड़ी देर में। और क्यों लौट आएंगे? अब तो मेरी धड़कन भी रुक रही है। अब मैं तो जीना ही नहीं चाहती। मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन ले गई वो डायन। मेरे बेटे को कहीं मार के फेंक दिया होगा और फिर खुद भाग गई होगी। मैंने सुना भी था, वो कह रही थी अपने बाप से कि घर छोड़कर चली जाएगी। अचानक शुभम आता हुआ दिखता है।
घर पहुंचकर वो निढाल होकर आंगन में गिर जाता है। और अरे मेरा लाल, क्या हुआ तुझे? तू कौन सा लतपत क्यों है? उस उल्टा ने तुम्हें मारने की कोशिश की क्या? तुम्हें कहीं मार कर फेंक दिया था क्या उसने? अरे मुंह खोलेगा या फिर यूं ही पड़ा रहेगा? शुभम के मुंह से आवाज नहीं